अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं कि रशियन Su-57 एयरक्राफ्ट के पायलट ने यह क्लेम किया है कि जो रशियन Su-57 एयरक्राफ्ट है ये दुनिया के किसी भी दूसरे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से बेहतर है, इवन चाइनीज J-35A एयरक्राफ्ट से, जो कि रिसेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स खरीदने वाली है। अब एक तरफ ये उनका बयान आया है और दूसरी तरफ रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के जो CEO हैं मिस्टर मिखाइल, आई थिंक उनका नाम है, उन्होंने ये कहा है कि Su-57 एयरक्राफ्ट का फर्स्ट एक्सपोर्ट कस्टमर मिल चुका है उन्हें, यानी कि रशिया के अलावा एक दूसरा मुल्क भी है जो Su-57 एयरक्राफ्ट खरीदेगा और उन्होंने इसकी डील भी साइन कर ली है। अब कुछ सोर्सेज के मुताबिक ये मुल्क या इंडिया हो सकता है या अल्जीरिया हो सकता है। तो अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि इंडिया इसको खरीदता है, यानी इंडिया Su-57 को खरीदता है और पाकिस्तान चाइनीज J-35 एयरक्राफ्ट को खरीदता है, तो दोनों ये जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं ये किस हद तक एक दूसरे के साथ compete कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या जो रशियन एयरक्राफ्ट के पायलट का दावा है कि जो Su-57 है ये J-35 से भी बेहतर है, तो इसमें किस हद तक सच्चाई है। सबसे पहले तो मैं बताता चलूं कि जो दोनों एयरक्राफ्ट हैं ये यूहाई एयर शो 2024 में हिस्सा ले रहे हैं और यूहाई एयर शो में होने वाले कुछ बड़े इवेंट्स में से एक बड़ा इवेंट ये भी है, क्योंकि एक तो Su-57 एयरक्राफ्ट को तारीख में पहली दफा एक्सपोर्ट कस्टमर मिला और दूसरी तरफ Su-57 के जो पायलट सर्गी बोगदान, उन्होंने ये क्लेम कर दिया है कि जो चाइना के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उनसे भी बेहतर हमारा रशियन Su-57 है। अब इस क्लेम के बारे में उन्होंने कुछ डिटेल्स भी दी हैं। डिटेल ये है कि बेहतर ये Su-57 क्यों है, अपनी मैन्यूवरेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी की वजह से। मैन्यूवरेबिलिटी का दोस्तों मतलब ये होता है कि एयरक्राफ्ट कितना ज्यादा फुर्तीला है, कितना ज्यादा चुस्त है, यानी कि एयरक्राफ्ट कितना ज्यादा जल्दी टर्न ले सकता है, उसका इंस्टेंटेनियस टर्न रेट, उसका सस्टेन टर्न रेट और इस तरह की चीजें ना। तो मैन्यूवरेबिलिटी की बात की जाए तो ये बात एक हद तक ठीक है कि रशियन एयरक्राफ्ट हमेशा से ही वेस्टर्न एयरक्राफ्ट और इवन चाइनीज एयरक्राफ्ट से भी बेहतर रहे हैं, क्योंकि जो रशिया की कोई सीरीज के एयरक्राफ्ट हैं, Su-27 को देखें, उससे आगे जितने भी एयरक्राफ्ट और इवन Su-57 को भी देखें, तो कोई कंपनी के जितने भी एयरक्राफ्ट हैं इनका डिजाइन ही बहुत मैन्यूवरेबल बनाया जाता है। और इवन कोल्ड वॉर में भी रशिया की आइडियोलॉजी मैन्यूवरेबिलिटी पर बहुत ज्यादा रही है कि एयरक्राफ्ट इतना ज्यादा चुस्त चालाक होना चाहिए कि वो मिसाइल को भी एवेड कर दे। लेकिन उसके मुकाबले में जो वेस्ट था वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर ज्यादा फोकस करता था कि एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिकली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि वो दुश्मन एयरक्राफ्ट के रडार्स को जैम कर दे, उसके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को जैम कर दे, उसकी रेडियो कम्युनिकेशन को जैम कर दे। तो ये दो डिफरेंट डायनामिक्स थी जिसको लेकर रशियंस और वेस्टर्न मुल्क काम करते थे। अब जो चाइना ने काम किया, चाइना ने इन दोनों चीजों को ऐड किया। आप इवन चाइनीज J-20 को और J-35 को देखें तो वो मैन्यूवरेबल भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट के साथ भी लेस हैं। तो चाइना ने दोनों चीजों को एक बैलेंस में रखा है, क्योंकि चाइना दोनों बड़ी पावर्स को बड़े अरसे से एनालाइज कर रहा था और चाइना उसी कॉन्टेक्स्ट में अपने इक्विपमेंट को तैयार कर रहा है। लेकिन अगर मैन्यूवरेबिलिटी की बात की जाए तो इस बात में कोई शक नहीं है कि Su-57 एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा मैन्यूवरेबल और एजाइल एयरक्राफ्ट है। लेकिन ये मैन्यूवरेबिलिटी तभी ज्यादा काम आती है जब एयरक्राफ्ट डिफेंसिव मोड में हो या एयरक्राफ्ट क्लोज कॉम्बैट में आ चुका हो। लेकिन अगर BVR डोमेन में बात की जाए तो मैन्यूवरेबिलिटी उतनी ज्यादा कारगर नहीं रहती, क्योंकि BVR डोमेन में आपकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काम आती है, आपके रडार्स की एफिशिएंसी काम आती है और इसके साथ साथ आपके ऑनबोर्ड सिस्टम्स वो किस हद तक रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के खिलाफ वो काम आते हैं, आपके वेपन्स काम आते हैं। सो अगर BVR डोमेन में देखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के डोमेन में देखा जाए, तो J-35 या इवन F-35 अमेरिका का और F-22 वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है इस रशियन Su-57 से। लेकिन मैन्यूवरेबिलिटी की बात की जाए तो Su-57 का मुकाबला नहीं कर पाते। जो Su-57 का RCS, यानी कि RCS अगर एक जहाज का जितना ज्यादा होगा वो उतनी जल्दी ही रडार पर नजर आएगा। जो Su-57 का RCS है वो 0.5 मीटर स्क्वायर है, जो कि आज के 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट जितना ही रह जाता है, क्योंकि आज की जो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस है। इवन कईयों पर तो रडार अब्जॉर्बेंट मटीरियल भी कई जगह ऐड कर दिया जाता है ताकि उनका RCS कम किया जा सके। जबकि इसके मुकाबले में आप चाइनीज J-35 को देखें तो उसका RCS Su-57 से कई गुना कम है, जो उसे प्योरली एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाता है। Su-57 का RCS ज्यादा होने की बड़ी वजह यह भी है कि इस पर उन्होंने वही पुरानी IRST टाइप चीजें लगाई हुई हैं, जबकि जो मॉडर्न 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उन पर आपको ETOS सिस्टम यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम देखने को मिलेंगे, जो कि इनकी स्टेल्थ में मजीद इजाफा करते हैं। J-35 में
इसके साथ साथ आपको जो इंजन की मेच्योरिटी है वो देखने को मिलेगी। J35 के शुरू में तो WS13 या इस तरह के इंजन चाइना लगाता रहा है, लेकिन अब इसमें प्रॉपरली वो यूज कर रहे हैं WS19 या WS21 इंजन, जो कि अपनी मेच्योरिटी की फेज को पहुंच चुके हैं। और इसके साथ साथ J35 को इस वक्त आप देखें जुहाई एयर शो में तो प्रॉपर आपको सीरियल प्रोडक्शन वाला J35 देखने को मिलेगा। लेकिन अगर Su-57 एयरक्राफ्ट को देखें तो इसके इंजन के साथ मसले चलते आए हैं। मतलब कि शुरू में कोई इंजन, अब इस वक्त इसमें AL41 F1 इंजन यूज हो रहा है और फ्यूचर में AL51 जो रेल इसका इंजन होगा वो तैयार किया जा रहा है, जो असल में इसमें यूज किए जाने का प्लान किया गया था। तो जब तक AL51 नहीं आता हम Su-57 का रेल पोटेंशियल नहीं देख पाएंगे। और इसके बाद हम वेपन्स पर आ जाएं तो जो J31 एयरक्राफ्ट है वो लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। PL-15 जैसे एक्टिव रेडार होमिंग BVR मिसाइल को कैरी करता है, जिसकी कैपेबिलिटीज की इवन वेस्टर्न साइड भी तारीफ करती है। जबकि उसके मुकाबले में Su-57 पर R-77M लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल यूज होता है, जिसकी स्टेटेड रेंज 193 किलोमीटर बताई जाती है। ये वो चीज है जो रशियंस क्लेम करते हैं, लेकिन इसको जो वेस्टर्न एनालिस्ट हैं वो काउंटर भी करते हैं। इसके साथ साथ एक और मिसाइल यूज किया जाता है K-37 मिसाइल, जो कि सेमी एक्टिव रडार गाइडेड है और तकरीबन 300 किलोमीटर की रेंज देता है। सेमी एक्टिव रडार गाइडेड होने की वजह से कभी भी मॉडर्न वॉरफेयर में उस तरह इसका पोटेंशियल नहीं यूज किया जा सकेगा जैसे कि एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल का यूज किया जाता है। तो यहाँ जो 300 किलोमीटर की रेंज है वो फिर कंप्रोमाइज हो जाती है। अगर ये 300 किलोमीटर की रेंज की बजाय 150 किलोमीटर वाला एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल हो तो वो फिर बेहतर आ जाता है इस सेमी एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल की निस्बत। J35 या F-35 या F-22 इनमें जो ज्यादा फोकस किया गया है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के डोमेन पर किया गया है। उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो ऑनबोर्ड सिस्टम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है, उसको ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक अटैक करने के लिए कन्फिगर किया गया है बल्कि इस तरह भी कन्फिगर किया गया है कि अगर जहाज पर कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू अटैक होता है तो उसको वो काउंटर कर सकें। जबकि दूसरी तरफ आपको Su-57 में मल्टीपल रेडार्स नजर आएंगे। मेन N036 बेल्का रेडार जो कि एक्स बैंड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार है, जबकि उसके साथ साथ जो विंग एरियाज हैं उनमें भी आपको L बैंड रेडार्स वगैरह नजर आएंगे। तो यहाँ जो Su-57 है उसको ज्यादा इसलिए रखा गया है क्योंकि वेस्टर्न एयरक्राफ्ट ने उसे पहले देख लेना है, तो डिफेंसिव मोड के लिए Su-57 को ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर रखा गया है। जबकि अगर J35, F-35, F-22 को देखा जाए या इवन J-20 को देखा जाए तो ये आपको एक अटैकिंग वाइब्स देंगे कि इनके पास बेहतर BVR मिसाइल्स हैं, इनके इंजन ज्यादा मैच्योर हैं, ये अटैक पहले कर सकते हैं। तो जो Su-57 की डोमेन है वो ज्यादा डिफेंसिव हो जाती है कि उसने डिफेंस में रहना है। अगर Su-57 पहले फायर किए गए मिसाइल से बच जाता है तो Su-57 क्लोज कॉम्बैट में आ सकता है और तब वो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है किसी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए। तो इस पूरी डिस्कशन को या इस पूरे स्टेटमेंट को हम इस तरह कंक्लूड कर सकते हैं कि Su-57 मनूवरेबिलिटी में या फिजिकल पैरामीटर में बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है, लेकिन जहां इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात आती है, जहां एयरक्राफ्ट की जो सॉफ्ट पावर है उसकी बात आती है, वहां Su-57 मार खाता है J-35 के खिलाफ। और यहाँ बात आ जाती है कि Su-57 का जो नया कस्टमर है वो कौन है। बहुत से लोग इसे समझ रहे हैं कि इंडिया ने डील साइन की है, क्योंकि इंडिया इससे पहले भी इस एयरक्राफ्ट की प्रोजेक्ट का पार्ट था, लेकिन 2018 में इंडिया Su-57 से बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं हुआ तो इंडिया ने ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट छोड़ दिया था। लेकिन अब चूंकि दोबारा से इस एयरक्राफ्ट ने एक शाइन शो की है और इसमें बहुत सी चीज़ों को रशिया ने इम्प्रूव किया है, तो हो सकता है इंडिया दोबारा से इस एयरक्राफ्ट में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि पाकिस्तान तो J-35 बड़े आराम से ले लेगा और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इस चीज़ की इंटेंट शो की जा चुकी है और पहला कस्टमर J-35 का पाकिस्तानी ही होगा। और इस वक्त कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कि पाकिस्तानी पायलट्स भी चाइना में मौजूद हैं। तो इंडिया के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रेज कर रही है, जहां इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि वो जल्द से जल्द स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ले ले। अगर इंडिया अमेरिका की तरफ जाता है तो जाहिर बात है पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका अगर किसी को वेपन सिस्टम देता है तो फिर नाक से लकीरें भी निकलवा देता है इस मुल्क की। हम F-16 के मामले में पाकिस्तान का पूरा हाल देख चुके हैं। तो यहाँ इंडिया अमेरिका के साथ भी प्रॉपरली कंफर्टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर रशिया की साइड पर जाता है तो वहां भी अमेरिका की तरफ से बैकलैश देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंडिया इस वक्त फंस कुछ इस तरह चुका है, क्योंकि रशिया के वेपन सिस्टम वो पहले इस्तेमाल कर रहे थे, आजकल अमेरिका के यूज कर रहे हैं, और दोबारा से अगर कोई बड़ी डील रशिया के साथ साइन करेंगे तो अमेरिकन बैकलैश तो फिर खत्म ही है। लेकिन यहाँ उससे भी बड़ी पॉसिबिलिटी अल्जीरिया हो सकता है, क्योंकि अल्जीरिया शुरू से ही रशियन वेपन्स का एक बड़ा बायर रहा है और अल्जीरिया एक वैसा मुल्क हो सकता है जो Su-57 एयरक्राफ्ट को खरीदे। बहरहाल दोस्तों, अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कौन सा मुल्क है जो Su-57 लेगा, लेकिन हमने आपको एक बेसिक कंपैरिजन करके दिया Su-57 और J-35A एयरक्राफ्ट में। उम्मीद करते हैं चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।